जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रदूषण के बारे में, जिसमें गैसीय प्रदूषण और कणकीय प्रदूषण अर्थात जो ठोस प्रदूषण होते हैं उसके बारे में समझ रहे थे। उसी में मैंने बताया था कि जो वायु प्रदूषण है, ठीक, वायु प्रदूषण है उसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदूषण में, ठीक, और मानवीय प्रदूषण। इनके मैंने उत्पत्ति के आधार पर भी पढ़ा, संयोजन के आधार पर पढ़ा, ठीक, और अवस्था के आधार पर भी पढ़ा। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी वायु प्रदूषण के संदर्भ में गैसीय अवस्था में और ठोस अवस्था में, या हम बोल सकते हैं कणकीय अवस्था में, अवस्था में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि गैसीय अवस्था में जो प्रदूषक होते हैं वो प्रदूषक ऐसे होते हैं जो वायु में विलय करके वातावरण और समस्त जीव जंतुओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही ठोसी कणकीय जो मतलब प्रदूषक ऐसे होते हैं जो कणकीय माध्यम होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कण के रूप में मौजूद होते हैं जो वातावरण में मिल करके वो कहीं ना कहीं गैसों मतलब श्वसन के तंत्र में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर का जो पूरा एक मेटाबॉलिज्म है, हमारे अंदर की जो यकृत उसमें जमा हो जाते हैं और निरंतर इफेक्ट डालते हैं। तो ठोस कणकीय भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हैं और गैसीय प्रदूषक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो गैसीय अवस्था में कुछ प्रदूषक होते हैं जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कैसे निकलती है। आप जानते हो कि जो कुछ वाहन होते हैं, देखिए जो वाहन होते हैं, ठीक है, जो ओल्ड वाहन हो जाते हैं 10 से 15 साल पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो पेट्रोलियम है या डीजल है जब उसका दहन होता है, ठीक, जो ईंधन होता है पेट्रोलियम डीजल, तो उसका दहन होता है तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो उसमें जो मशीन है वो उसमें जो मैकेनिज्म है उसमें जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है मशीन की वो उतनी नहीं हो पाती है कि ताकि वो निरंतर अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन कर पाए। इसी वजह से देखा जाता है कि जो ईंधन होता है वो पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड है उत्सर्जित होती है और ये हमारे वातावरण में वायु है उसमें विलीन हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये काफ़ी हानिकारक गैस मानी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी हानिकारक गैस है, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये वायु प्रदूषक में ही हम इसको सम्मिलित कर लेते हैं, जिसमें गैसीय अवस्था एक प्रदूषक माना जाता है। दूसरा कंपोनेंट इसी में हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम देखा जाए तो ये कई रूपों में भी उत्सर्जित होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि पेड़ पौधे भी इसे उत्सर्जित करते हैं, ठीक, पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं। और कोयला का जब दहन होता है, कोयले के दहन में ये भारी मात्रा में उत्सर्जित होती है, ठीक है। उसमें देखा जाए तो जो कार्बन है, ठीक, ये कार्बन है जब ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया कर लेता है तो ये H2SCO3 यानी कि हाइड्रोकार्बोनेट बना लेता है, और ये एक इसकी ये अम्लीता का स्वभाव दर्शाता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से भी माना जाता है और ये मानवीय रूप से भी होता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो इसमें इतनी अम्लीता का गुण नहीं होता है, क्योंकि ये विशेष रूप से देखा जाए तो इस प्रकृति इसको मेंटेन करने में सक्षम होती है। लेकिन मानवीय जब इसमें क्रियाकलाप निरंतर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसकी भी मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जाती है, तो ये प्रभावशील हो सकती है, लेकिन अम्लीता का गुण इसमें इतना नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये अम्लीयता को स्वभाव को नहीं दर्शाती, इतनी हानिकारक के रूप में अम्लीय प्रभाव नहीं इसमें हो पाता है, सांद्रता इतनी नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से देखा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं और अवशोषित भी करते हैं, तो ये मेंटेन करने में सक्षम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोयला का जब दहन करते हैं तब उत्सर्जित होती है, और देखा जाए तो कोयला का जब उत्खनन करते हैं, ठीक है, कोयला उत्खनन करते हैं तब इसमें
भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक। तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने के कुछ गुण आप देख सकते हो कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक, जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन में भी भारी मात्रा में जो इसके जब अपघटक इसे तोड़ते हैं, ठीक, अपघटक से जब तोड़ देते हैं तब ये मुक्त होती है, ठीक। कार्बन में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, यही कार्बन में जब मुक्त होती है तो यही कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो ये हमारे वातावरण के लिए हानिकारक गैस के रूप में उपस्थित रहती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा प्रभावशील होती है और इससे देखा जाए तो वातावरण पे, इसका क्लाइमेट पे, पूरे पारितंत्र पे प्रभावित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो मुख्य कंपोनेंट हैं जिसमें कोयला हुआ, ठीक है, और देख सकते हैं घरेलू आपको जब लकड़ी जलाते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। घरेलू जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लकड़ी होती है वो कोयला से बनी होती है और जब जलती तभी है जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, और बिना ऑक्सीजन से क्रिया करके कभी लकड़ी जल ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में मुक्त होती है। इसी में आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एक जब आग लगती है, ठीक, जंगलों में आग लगती है तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होती है। तो एक कंपोनेंट कई सारे चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें हम सम्मिलित कर लेते हैं। उसमें जो मोनोऑक्साइड है ये भी देखा जाए तो वो उत्सर्जित होती है, आग जलती है तब ये उत्सर्जित होती है, ठीक है। बहुत सारे जो मतलब एक जब कोयला का दहन होता है, जो थर्मल प्लांट होते हैं, ठीक, थर्मल जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कोयले के दहन के आधार पर कोयले पे डिपेंड होते हैं, कोयले पे डिपेंड होने वाले जो थर्मल प्लांट हैं, ठीक है, वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ ही लगभग में देखे जाए तो इनमें समानता है, हालांकि इसमें ऑक्सीजन की क्रिया को लेकर थोड़ा कम ज़्यादा है। तो इसको हम देख सकते हैं कि जो इसका प्रभाव है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा मिलती रहती है तो कोई भी दहन है, कोई भी डीजल है, पेट्रोलियम है, कोई ईंधन है, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। तो पूर्ण रूप से दहन होना तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मुक्त होती है तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होती, जबकि पूर्ण रूप से जब दहन नहीं हो पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो वो देखा जाए तो वो कड़की रूप में भी कुछ मिल जाती है, लेकिन हालांकि ये गैस ही है, फिर भी इसका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा ही होता है। तो आप समझते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, इसी में आप ले सकते हो गैसीय अवस्था में। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर है, ठीक, सल्फर भी मुक्त होती है। जब सल्फर देखा जाए तो ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक, वहाँ से मुक्त होती है, जीवाश्म ईंधन से भी मुक्त होती है, ठीक है। इसी में आप देख सकते हो जो बहुत सारे उत्खनन होता है, ठीक, खनन वगैरह हम करते हैं, खनन करते हैं, वहाँ उत्सर्जित होती है, ठीक है। आग लगती है वहाँ भी उत्सर्जित ही हो जाती है, ठीक है। और भी देखा जाए तो सल्फ़र देखा जाए तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये तो चट्टानों में पाया जाता है ना। तो देखा जाए तो जब बरसात होती है, ठीक, बरसात होती है तो उसमें ये जल के अपर्दन में घुल जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो वहाँ भी ये सल्फ़र भारी मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो ये कुछ मतलब देख सकते हो कि जो सल्फ़र के कुछ जो मुख्य घटक होते हैं कहाँ से ये उत्पन्न होती है, तो आप समझ सकते हो। तो सल्फ़र भी एक गैसीय अवस्था में ही होती है, लेकिन ये सल्फ़र देखा जाए तो सल्फ़र के हम जब ये सल्फ़र है, ठीक है, ये सल्फ़र जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक। और सल्फ़र डाइऑक्साइड यही सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन नवजात से क्रिया करती है तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाती है। और यही सल्फ़र डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है, ठीक, जल से क्रिया करता है तो H2SO3, ठीक, ये क्या है, सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस है, ठीक, ये एक प्रकार का सल्फ्यूरस होता है, ठीक है। ये अम्लीय स्वभाव का है, ये हमने आपको अम्लीय वर्षा में सब कुछ पढ़ाया था, ठीक है। तो ये अम्लीय स्वभाव का है। इसी में आप H2SO मतलब H2O, फिर जब सल्फ़र ट्राईऑक्साइड से H2O से जब क्रिया होती है तो ये H2SO4 बना लेती है। तो ये क्या है, एक सल्फ्यूरिक है, ये सल्फ्यूरिक है, ये भी हानिकारक होता है। ये अम्लीयता का सबसे ज़्यादा स्वभाव दर्शाती है। इसकी सांद्रता लगभग 5 से 6 के पॉइंट बीच होती है।
अम्लीय में जो pH मान होता है उसका। तो आप समझ सकते हो कि जो सल्फ़र है वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो कितनी हानिकारक गैस है, और ये चट्टानों में पाया जाता है, और देखा जाता है कि जब ये ऑक्सीजन क्रिया करता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित होता है, और यही जब H2O से क्रिया कर लेता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं जिनको हम तनु बोलते हैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार से उत्सर्जन करता है। तो आप समझ सकते हो कि गैसीय अवस्था के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, और भी हैं जैसे कि और ले सकते हैं इसी के अंतर्गत नाइट्रोजन, ठीक, जो नाइट्रोजन होते हैं उसके ऑक्साइड होते हैं जिनको हम बोलते हैं NOx, ठीक, ये ऑक्साइड होते हैं जैसे कि NO है, ठीक, NO2 है, NO3 है, ठीक है, ये हैं, और ये जल से ये भी क्रिया करते हैं, ये भी जल से क्रिया करते हैं तो HNO बनाते हैं, ठीक, जल से क्रिया करते हैं तो HNO3, ठीक, और जब ये HNO2, और जब यही फिर से जल से क्रिया करते हैं तो HNO3 बनाते हैं। तो ये अपने एक प्रकार से देखे जाएं तो ये भी हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं, ये भी अम्लीयता का स्वभाव दर्शाते हैं, ठीक है, ये भी अम्लीयता का स्वभाव दर्शाते हैं, इससे पेड़ पौधे और जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो ये देखा जाए तो ये भी एक बहुत हानिकारक एक गैस होती है जो वैसे तो नाइट्रोजन तो हानिकारक नहीं होती है, लेकिन जब ये ऑक्साइड रूप में इसमें ऑक्सीजन की क्रियाकलाप ज़्यादा होता जाता है तो ये भी हानिकारक गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये भी नाइट्रेट है, नाइट्रस है, नाइट्रिक है, इस रूप में परिवर्तित होती है, तो इसका भी एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो अब तो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, नाइट्रेट, इसको हम बहुत सारे रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गैसें होती हैं जो ये जो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। इसी में आप देख सकते हो कि कुछ हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ठीक, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिसमें आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन की जो क्रिया करते हैं जैसे कि CH4, ठीक, ये मीथेन है, ठीक, इसी में आप ले सकते हो C2H6 जैसे कि प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, मीथेन हुआ, मेथेन हुआ, ठीक, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये भी देखा जाए तो हमारे प्राकृतिक रूप से वातावरण में एकदम गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में मौजूद रहते हैं, और इससे भी वातावरण को प्रभावित करते हैं, वहाँ की वायुमंडल जो गैस होती है उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये कुछ मुख्य घटक होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसी में आप ले सकते हो कि ओजोन है, ठीक है, ओजोन है, ओजोन एक प्रकार का देखा जाए तो ये रासायनिक धुंध कोहरा होता है, रासायनिक धुंध कोहरा होता है, आपने देखा हो जहाँ पे मतलब कि अदृश्यता का भाव दिखाई पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारा कोहरा जिसको हम हिमपात बोलते हैं, ठीक, हिमपात बोलते हैं, हिमपात है, कुहासा है, कोहरा है, ठीक है। ये देखा जाए तो शीत ऋतुओं में देखने को मिलता है, जबकि इसका प्रभाव तो रहता है, लेकिन जब से जैसे इसमें सूर्य का जो प्रभावशीलता होती है उसमें जब कमी होती जाती है तो इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलने लगता है, क्योंकि यही कारण है कि जब सूर्य निरंतर, वैसे तो ये ऑक्सीजन की जो मतलब जो हमारा ओजोन है, ये ओजोन तो वैसे तो हमेशा रहती ही है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश की वजह से भी इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, क्योंकि जब सूर्य का ज़्यादा प्रकाश रहता है तो ये इसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश ख़त्म होता जाता है तो उतना ही इसका प्रभाव देखा हुआ आपने बढ़ता जाता है। तो इससे मानव के जो आँखें होती हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये देखे जाएँ तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अणु होते हैं, हाइड्रोकार्बन के अणु में आप देख सकते हो कि जैसे CH4 है, ठीक, C2H6 है, ठीक, इनसे जब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, इनसे जब क्रिया करता है जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक, इसी में हम लिख सकते हैं इसमें एक मिनट
हाँ इसमें जैसे कि हाँ ठीक 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 यही है, जैसे कि नाइट्रोजन है ऑक्साइड है, इसी में लिख सकते हैं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का जो एक ऑक्साइड है, लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक ठीक है ये। तो इस प्रकार से जब ये क्रिया इससे करते हैं हाइड्रोकार्बन से, तब ये ज़्यादा भारी मात्रा में किसको सजेस्ट करते हैं, ओजोन को। तो हमारे जो वातावरण है, वो वातावरण में जो ओजोन का निर्माण होता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो धरातल स्तर पर जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, इस प्रकार के जो कुछ हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, अणु होते हैं, तो उन्हीं अणुओं से वही अणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, तो भारी मात्रा में ये क्या निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। और यही ओजोन जो होती है वो रासायनिक धुंध कोहरा के रूप में हमारे वातावरण में बनी रहती है। ठीक है। और यही जब देखा जाए तो सूर्य जैसे जैसे सूर्य की जो अनुपस्थिति होती जाती है तो इसका प्रभाव देखा हो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि इसका प्रभाव इतना हो जाता है कि कुछ वाहन नहीं दिखाई पड़ते हैं, बहुत कुछ जो धुंधला कोहरा दिखाई आपने देखा हो। ठीक है। इसका प्रभाव आप देख सकते हो कि अगर ये ज़्यादा अगर हो जाती है तो इसकी अगर सांद्रता वृद्धि ज़्यादा हो जाए, अगर ये सांद्रता में अगर ज़्यादा हो जाती है सॉरी ये सांद्रता में ज़्यादा हो जाती है तो इसका एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो फसलें होती हैं, ठीक है, फसलें होती है, उनके पत्ते होते हैं, तो पत्तियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पत्तियां जल जाती हैं तो उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि इसका प्रभाव मनुष्यों पे भी देखने को मिल जाता है, जीव जंतुओं पे भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनकी आँख में देखा हो, आँख में मोतियाबिंद कहीं कुछ भी हो जाता है, आँख में रोग हो जाते हैं, क्योंकि ये मुख्य कारण इसी ओजोन का ही माना जाता है। उसका ओजोन से ही उसका प्रभाव पड़ता है, तब ये रोग देखने को मिलते हैं। तो हम समझते हो कि जो गैसीय अवस्था के अंतर्गत जो प्रदूषक हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनका प्रभाव कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। और आप इसी में देख सकते हो कि अमोनिया है, ठीक, इसी गैसीय अवस्था में आप गैसीय अवस्था के अंतर्गत जो गैसीय अवस्था के जो प्रदूषक हैं उसी में आप देख सकते हो अमोनिया है। ठीक, ये अमोनिया है, ये एक प्रकार का देखा जाए तो द्वितीय प्रदूषक है, और ओजोन भी एक द्वितीय प्रदूषक ही है। ठीक है, ओजोन भी द्वितीय प्रदूषक है, क्योंकि ये देखा जाए तो जब नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन मिलते हैं, ये एक प्रकार के देखे जाए तो ये स्वतंत्र गैसें होती हैं, इनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हमारे वायुमंडल पर एवं जीव जंतुओं पेड़ पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नगण्य होता है। लेकिन जब ये आपस में क्रिया कर लेते हैं तो इसी जब क्रिया करते हैं तो ये अमोनिया बना लेते हैं, और यही अमोनिया देखा जाए तो काफ़ी देखा जाए तो ये हमारे मतलब कि बॉडी को प्रभावित करती है, जिसमें आपने देखा हो जलन ऐसी होने लगती है, शरीर में जलन सी होती है, तो ये अमोनिया का ही प्रभाव होता है। और भी इसका प्रभाव देखे जाएं तो पेड़ पौधों के जब ये नीचे जो जीव होते हैं, ठीक है, जड़ों में जो जीव होते हैं उनको बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार देते हैं जी। ठीक है, तब इसका एक प्रभाव देखने को मिल जाता है, वहाँ के पेड़ पौधों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके आप कई घटक आप देख सकते हैं कि जो NH3 है, जो NH3 है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे वातावरण में कितना प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से मिलकर जब क्रिया अमोनिया बनाते हैं, इसी में अन्य देख सकते हो कि जो CFL है, CFL तो मांगे पड़ेंगे, सॉरी CFC है, ठीक, CFC है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये भी देखा जाए तो बहुत ही प्रदूषक है, क्योंकि ये सीधा देखा जाए तो ओजोन को प्रभावित करती है। जो हमारे समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है, समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है, तो वो ओजोन देखा जाए तो वो ओजोन जो होती है समताप मंडल में जो ओजोन होती है, वो ओजोन देखी जाए तो एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन से मिलकर नहीं बनती है, वो एक्चुअली में वो प्राकृतिक का ही स्वरूप होता है, जो वहाँ पे अपने समताप मंडल में ऑटोमेटिक बनती है। वो अल्ट्रावायलेट किरण से टूटकर फिर से क्रिया कर लेती है नवजात ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का त्रिक परमाणु तरीके से यह बना लेती है, तो ये समताप मंडल में होती है। लेकिन ये हमारी क्या करती है, अल्ट्रावायलेट
की जो किरणें होती हैं उससे ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि CFL जो होता है, सॉरी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सीधा सीधा इस ओजोन को प्रभावित करती है। इसकी वजह से ये एक प्रदूषक गैस है। इसका निर्माण देखा जाए तो अमेरिका ने किया था, ठीक, अमेरिका में इसका निर्माण किया था। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इसी वजह से समझौता हुआ था, आपने नाम सुना हो, किगाली समझौता है, ठीक है, वो सब अपने पढ़ा चुके हैं आपको। तो अल्ट्रावायलेट से प्रभाव को रोकने के लिए जो हमारे समता मंडल में उसमें ओजोन पाई जाती है, तो उसको प्रभावित करती है कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो ये कुछ प्रदूषक होते हैं। इसी में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC भी है, ये भी प्रदूषक है के रूप में है, ठीक है। ये कुछ गैसें होती हैं जो गैसीय अवस्था के अंतर्गत है। इनको हम समझ लेते हैं कि जो किस प्रकार से हमारे वातावरण में जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप समझ सकते हो, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इतना ही ईजी है। और आप देख सकते हो और भी होते हैं, जैसे एक मिनट, हाँ, और आप देख सकते हो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपने नाम सुना हो, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। ये जो होता है ब्लीचिंग पाउडर में आपने देख सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर के अंतर्गत जो CaO कैल्शियम और जो Cl2 यानी कि क्लोरीन होती है, ये एक प्रकार का देखा जाए ब्लीचिंग पाउडर है। और यही हम क्या करते हैं, मतलब ख़रीद के लाते हैं। और जैसे ही हम इसमें जल डालते हैं, ठीक है, जैसे ही हम जल डालते हैं, तो ये जैसे ही जल डालते हैं तो इससे देखा जाए तो Ca, ठीक है, CaOH2, ये क्या है? एक बुझा चूना है, ठीक है, ये बुझा चूना है। और यही बुझा चूना को हम क्या करते हैं, घरों में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट एक ये होता है कि जो क्लोरीन ये मुक्त होती है, ये क्या है, क्लोरीन मुक्त होती है, तो ये एक प्रदूषक के रूप में मुक्त हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए देखा जाए तो बहुत सारे जैसे कि जो हमारे एक प्रकार देखा जाए तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का जब प्रयोग करते हैं तो ये किस में बदल जाती है, ठीक है। इसमें देखो ऐसे समझो, हाइड्रोजन है अणु, इसका प्रयोग करते हैं Cl2, ठीक है, तो क्या बनती है, HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। क्योंकि इसकी जब मात्रा ज़्यादा गुणवत्ता बढ़ जाती है, अवांछनीय गुणवत्ता इसकी क्लोरीन की ज़्यादा बढ़ती है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें HCl परिवर्तित कर देते हैं। और ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये अम्लीय गैस ही है, ठीक है, क्योंकि HCl जो है वो प्रकार से देखा जाए तो अम्लीयता को स्वभाव दर्शाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आप समझ सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर से भी देखा जाए तो जब जल से क्रिया करता है तो बुझा चूना और क्लोरीन को भी मुक्त करता है। तो इसके अंतर्गत गैसीय अवस्था में जो प्रदूषक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ओजोन हुआ, इसी के अंतर्गत क्लोरीन हुआ, ठीक है, अमोनिया हुआ, ठीक है, इसी में अब मीथेन हुआ, ठीक, और ब्यूटेन, प्रोपेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सभी क्या हैं, वो गैसीय अवस्था के अंतर्गत प्रदूषक माने जाते हैं। और ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना, एक दो बार रिवाइज जैसे क्लास को कर लोगे, ठीक है, तो आप कंफर्म इसको मतलब आपके माइंड में सटीक बैठ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि कुछ मतलब ऐसे भी होते हैं जैसे कि पेन, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो पेन का नाम आपने सुना होगा, जो अभी मैंने बताया था पिछले क्लास में, पेन, ये भी एक प्रकार का देखा जाए तो प्रदूषक है, ठीक है। और ये भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोकार्बन तो आप समझते ही हो, जो जिसमें आपने ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ठीक है, मैथाइल, ऐसे प्रोपाइल, ये कुछ हैं जो हाइड्रोकार्बन ही हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन और जब जो नाइट्रोजन होते हैं उनके अणु जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जैसे NO है, NO1 है, NO2, N2, NO3 है, ठीक है, इनसे जब क्रिया करते हैं तो ये भी पेन बनाते हैं। तो पेन का मतलब यही है पैरॉक्सी एसिटेड नाइट्रेट, ठीक है, तो पैरॉक्सी लिख लो एक बार,
पैराक्सी एसीटेट नाइट्रेट। ठीक, ये क्या करते हैं कि ये भी हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं और ये ज़्यादा मतलब कि वायुमंडल में ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव भी बहुत तेज पड़ता है। और इससे देखा जाए तो पैराक्सी एसीटेट जो नाइट्रेट होता है, जो हमारे वातावरण में जब जाता है तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारी गैसें हो सकती हैं, जैसे कि एरोसॉल ले सकते हो, एरोसॉल। ठीक, एरोसॉल आपने देखा हो कि ये भी देखा हो जो ठोस का गैस में विलयन है। ठीक, ठोस का गैस में विलयन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं एरोसॉल का, जैसे कि कार्बन है। ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक, ये ठोस का है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ठोस का कार्बन से क्या है, विलयन है। ठीक, इसी में आप समझ सकते हो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, क्या है। ठीक है, ये भी ठोस का गैस का विलयन है। और जब कार्बन है इसका किसी से विलयन नहीं होता है, जैसे ये कार्बन है इसका किसी से जब विलयन नहीं होता है, किसी ऑक्सीजन से जब क्रिया नहीं होती है, तो ये क्या है, एक प्रकार की ठोस अवस्था में रहता है। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, एक एरोसोल है। तो आप समझ सकते हो कि गैसीय प्रदूषक के अंतर्गत कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं, कौन कौन से अणु आते हैं, कौन कौन से पदार्थ को हम सम्मिलित करते हैं, जिनकी वजह से हमारे वातावरण में ये मुक्त रूप से निर्मुक्त होते हैं, जिनका एक प्रभाव हमारे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों पर और प्रकृति पर, नेचर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि कौन कौन से गैसीय प्रदूषक होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे कणकीय प्रदूषक की। कणकीय प्रदूषक की अगर बात की जाए, एक प्रकार के ऐसे प्रदूषक होते हैं जो ठोस होते हैं। ठीक, ठोस होते हैं, जिसके अंतर्गत आप लेड है। ठीक, इसी में आप ले लो सीसा लेड एक ही बात है। ठीक, पारा, ठीक, मरकरी जिसे बोलते हैं, कैडमियम, यूरेनियम, ठीक, आर्सेनिक, ठीक है। तो इसी में आप ले सकते हो CFL। ठीक है, और एरोसोल को भी इसी में ले लेते हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है उसमें जब किसी से क्रिया नहीं होती है एरोसोल, लेकिन उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के एरोसोल हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं वो हम उसमें लेते हैं गैसीय अवस्था में। जबकि कार्बन जब किसी से क्रिया नहीं करता है तो वो एरोसोल बनाता है, वो ठोस में होता है, तो हम एरोसोल भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो और भी कण होते हैं। ठीक, उनको हम आगे बताएंगे, 2.5 के हैं, 10 पार्टिकुलर मीटर के हैं। ठीक है, वो आपको हम आगे बताएंगे। इसी के अंतर्गत फ्लाई ऐश, ठीक, फ्लाई ऐश को हम ले लेते हैं। फ्लाई ऐश में अगर देखा जाए तो सिलिकेट के अणु होते हैं, एल्यूमिनियम के अणु होते हैं, इसी में कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखा जाए तो फ्लाई ऐश भी एक प्रकार ठोस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें और भी गैसें पाई जाती हैं। इसमें हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये जब ठोस अवस्था में होता है ना, तो इसमें सिलिकेट, एल्यूमिनियम, कैल्शियम के भी गुण देखने को मिल जाते हैं, तो हम इसको ठोस में रख लेते हैं। तो फ्लाई ऐश भी हुआ, एरोसोल हुआ, CFL हुआ, कैडमियम, यूरेनियम, आर्सेनिक, LED, पारा जो सीसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे मुख्य घटक होते हैं जो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो हमारे वातावरण में मतलब कि एक सूक्ष्म कण के रूप में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा वातावरण एक प्रकार से पेड़ पौधे हैं और वनस्पतियां हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। पत्तियों में देखा जाए तो ये जैसे पत्तियां हैं, ठीक है, ये एक मेरा पौधा है। ठीक है, तो पौधे की जड़ों में भी देखे जाएँ तो जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कवक हुआ, ठीक, जीवाणु हुआ, बैक्टीरिया, कवक हैं, ये भी जब ये पाए जाते हैं तो इसमें जब इनका प्रभाव जाता है सीसा का, एक मिनट, ठीक है,
एलईडी है, पारा है, शीशा है, पारा है। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, जब जल में क्रियाशील होते हैं तो ये जब घुल के जाते हैं तो इसमें जड़ों के में चले जाते हैं, तो जड़ों में सूक्ष्म जीव होते हैं, उन पे सीधा सीधा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और वनस्पतियों में स्टोमेटा होता है, ठीक है, छिद्रनुमा स्टोमेटा होता है, उसमें पत्तियों पे देखा जाए तो ये फ्लाई एश जो होता है, ये फ्लाई एश जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की जो पत्तियाँ होती हैं छिद्रनुमा उस पर बैठ जाते हैं। तो ये जब श्वसन तंत्र करते हैं तो ये फ्लाई एश भी देखा जाए तो इनके श्वसन में चले जाते हैं, तो ये भी सीधा इन पे इम्पैक्ट पड़ता है पेड़ पौधों पर। ठीक, इनकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इनकी छाल पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो और भी देख सकते हैं जैसे कि एलईडी है, ठीक है, तो एलईडी भी देखा जाए तो एक शीशा होता है, तो शीशा का जो कण होता है वो देखा जाए तो कई पॉइंटों में देखने को मिल जाता है। जैसे अगर कण ये 2.5 ppm का है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर अगर पीएम का है, तो देखा जाए तो ये जो होता है छिद्र में जो हमारी नाक होती है श्लेष्नुमा, हमारी जो नाक होती है श्लेष्नुमा नाक होती है, श्लेष्नुमा, उसमें एक झिल्ली होती है, झिल्ली होती है। वो झिल्ली क्या करती है, जो 2.5 के जो कण हैं उसको रोक नहीं पाती है। अगर लेड के जो कण होते हैं या पारा या कोई प्रदूषक है जो ठोस अवस्था में, अगर उसका कण 2.5 का अगर होता है ना, तो वो सीधे सीधे हमारी झिल्ली जो है श्लेष्नुमा उन्हें रोक नहीं पाती है, तो ये सीधे हमारे शरीर के बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं और ये कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर देते हैं। क्योंकि ये देखा जाए तो पहले से समझ लेते हैं, ये होता है माइक्रो में, ठीक, माइक्रो में, माइक्रो का मतलब ये है कि एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶, यानी कि 1 मीटर में मतलब 10 लाख टुकड़े, ठीक है, 10 लाख टुकड़े, यानी कि 1 मीटर है उसके 10 लाख टुकड़े कर दिए जाएं, तब उसका एक टुकड़ा जो होता है वो होता है 1 माइक्रोग्राम। उसका एक टुकड़ा क्या होता है, 1 माइक्रोग्राम होता है। और 1 माइक्रोग्राम जो होते हैं वो लगभग में देखे जाए तो 2.p में और 2.5 pm कण में होते हैं, जो पार्कुलेट मैटर बोलते हैं। एक प्रकार की वहाँ पार्कुलेट मैटर का मतलब है कि जो कण होते हैं उनकी सांद्रता, तो उसको सांद्रता को माइक्रो में हम नापते हैं, तो उसे हम बोलते हैं 1 माइक्रो। तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶, यानी कि 1 मीटर में 10वां लाख भाग, यानी कि 1/1 2 3 4 5 6 1, ठीक। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि एक जो मीटर होता है उसमें 1/10 लाख हम कर सकते हैं, तो वो उसका क्या है, 1 मीटर में 10वां लाखवां हिस्सा है 1 माइक्रो का। तो वो से हम मापते हैं किसमें, 2.5 pm, यानी पार्कुलेट मैटर, वो एक सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ आप समझ सकते हो, एलईडी है, पारा है, कैडमियम है, यूरेनियम है और आर्सेनिक है। आर्सेनिक तो देखा हो आपने, जल में मिलता है। यूरेनियम भी देखा हो, जल में मिलता है। ये भी ठोस पदार्थ ही होते हैं, हम जो जल प्रदूषण पढ़ेंगे उसके अंतर्गत भी हम इनको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो CFL आपने देखा हो, CFL देखा हो तो उसमें मरकरी होती है, तो उसमें उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तब जब क्या करते हैं, ये जब खराब हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, गली में या कहीं खेतों में फेंक देते हैं, तो ये इसका सीधा घटक नहीं हो पाता है, तो इससे उत्सर्जित वाली जो गैसें होती हैं वो भी सीधा सीधा प्रभाव डालती हैं। तो CFL का भी एक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक। और भी हैं LCD, ठीक, LCD है, इसका भी प्रभाव, ये भी देखा जाए तो कांच से ही बनी होती है, तो ठीक है, तो इसका भी प्रभाव में देखने को मिलता है। ये जब सूक्ष्म कण मतलब शीशा नुमा हुई होती है, तो ये जब मतलब खराब हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को प्रभावित करती है। इसके भी सूक्ष्म कण होते हैं, जब ये गल जाते हैं तो ये भी हमारे वातावरण में देखा है तो जहरीली गैसें मुक्त करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख ठोस और गैसें होती हैं, ठीक है, जो कुछ ठोस होते हैं, कुछ गैसीय अवस्था में होते हैं। ये कुछ प्रदूषक होते हैं जो हमारे वातावरण में निर्मुक्त होते हैं, जिनकी वजह से पूरा वातावरण प्रभावित होता है, ठीक है। और भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसी के अंतर्गत कोबाल्ट भी ले लो, कोबाल्ट भी होता है, ठीक है। ये भी
एक ठोस प्रदूषक है जो वातावरण को प्रभावित करता है। इसकी ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन अगर ये इसकी सांद्रता भी ज़्यादा हो जाए, कोबाल्ट की ठोस अवस्था ज़्यादा हो जाती है, तो हो सकता है इसका भी इम्पैक्ट एक मिल जाता है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो गैसीय अवस्था के अंतर गैस प्रदूषक हुआ है, ठोस अवस्था में ठोस प्रदूषक हैं, तो ये मौजूद होते हैं। और भी आप देख सकते हो कि कुछ आप नेक्स्ट आप लिख सकते हो, जैसे निलंबित जो कणकीय पदार्थ हैं, निलंबित कणकीय पदार्थ, निलंबित कणकीय पदार्थ, निलंबित कणकीय पदार्थ हैं। इसमें हम समझ सकते हैं कि निलंबित कणकीय पदार्थ का मतलब है कि जो PM10 के कण हैं, ठीक, PM2.5 के कण हैं, PM5 के कण हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो करता है PM2.5 के, क्योंकि जो हमारी झिल्ली होती है, श्लेष्मनुमा झिल्ली होती है, इन कणों को रोक नहीं पाती है और ये हमारे ब्लड में मिलते हैं, जाके वहाँ एकत्रित में जाते हैं और ब्लड जो सर्कुलेट है हमारा उसको भी ये नियंत्रण कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेट है वो उसमें कमियां आ जाती हैं, ठीक है। जो हेपेरिन हमारे खून का ब्लड है उसमें इस पर प्रभाव देखने को मिल जाता है, तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। तो PM जो 10 है ये और ये 2 कण होते हैं, इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इनका जो माइक्रो है, ठीक है, इनको माइक्रो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये जो कण होते हैं काफ़ी 2.5 से बड़े होते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, लेकिन PM10 का तो बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े कण होते हैं, जिनकी वजह से बहुत कम प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि निलंबित कणकीय पदार्थ कौन होते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं। और देखा जाए तो अगर ये निलंबित कण इस प्रकार के होते हैं, अगर ये जैसे ये ठोस हैं, ठीक है, अगर ठोस हैं, अगर इनको हम गर्म करते हैं, ठीक, इनको अगर हम गर्म करते हैं, तो अगर गर्म करते हैं तो ये देखा जाए तो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, मतलब कम वाष्प होते हैं, क्योंकि इनका वाष्पन जो होता है बहुत कम होता है, वाष्पन बहुत कम होता है, क्योंकि कम वाष्पशील होते हैं, क्योंकि इन पे देखा जाए तो दाब जो होता है वो कम बनता है, ठीक, जो वाष्प दाब होता है वो बहुत कम बनता है। इसी की वजह से ये जो ठोस ये कणकीय पदार्थ हैं, जिनको हम निलंबित कणकीय पदार्थ बोलते हैं, ये ठोस ही होते हैं, लेकिन ये जब गर्म करते हैं तो इनका वाष्पन क्रिया में कम परिवर्तित होते हैं। इसकी वजह से इनका अगर हमारे शरीर में सर्कुलेट जो ब्लड है उसमें अगर ये मिल जाते हैं तो ये घुल नहीं पाते हैं, ये निरंतर हमारे शरीर के अंग जो होते हैं, ऊतक होते हैं, त्वचा होती है, उसमें प्रभावित डालते रहते हैं। तो लंबे समय में हो सकता है कि ये कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर दें, या किसी और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लंग्स जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और भी देखे जाएं तो बहुत सारी बीमारियां आपने देखी हों, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ठोसीय प्रभाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो ये सब आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से कुछ गैसीय प्रदूषक होते हैं, कुछ ठोस प्रदूषक होते हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल से समझा। ओके, आज के लेक्चर के अंतर्गत इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे जलीय प्रदूषक के बारे में, कि जलीय प्रदूषक में क्या क्या होते हैं, क्या मतलब उसमें COD BOD जो भी होता है सब कुछ कल ही बताएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, चलिए।